तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए कैसे करें बसंतकालीन गन्ने की बुवाई। लहसुन की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट रोगों की रोकथाम। आम के बाग में बौर की अवस्था पर किए जाने वाले जरूरी कार्य। बसंतकालीन गन्ने की बुवाई का उचित समय चल रहा है, तो प्रदेश के जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वो इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्मों का चयन किस तरह से करें और किस तरह से इसकी बुवाई करें, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं भारतीय गन्ना शोध संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिक सुभाष राम यादव से। बुवाई का समय एवं खेत की तैयारी। गन्ना रोप के लिए उपयुक्त समय मौसम के तापक्रम पर निर्भर करता है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। इस आधार पर बसंतकालीन गन्ना रोप का समय फरवरी के दूसरे सप्ताह से अंत मार्च तक का होता है। दोमट मिट्टी, ऊंची या मध्यम जमीन जहां जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, अधिक उपयुक्त है। गन्ना की बसंतकालीन रोप करने के लिए यदि खेत में नमी की कमी हो तो एक हल्की सिंचाई करने के बाद खेत की तैयारी शुरू करना चाहिए। तो उसमें हम पहले बता रहे हैं कि जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से 2 जुताई करके, इसके बाद डिस्क हैरो से 2 जुताई उससे किया जाता है। इसके बाद कल्टीवेटर से पाटा लगा के खेत को समतल कर लिया जाता है। उचित प्रजातियों का चयन। परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त गन्ना की प्रजातियों का विवरण निम्न प्रकार है। उन्नत बीज का चुनाव। फसल की उपज बढ़ाने में स्वस्थ बीजों की बुवाई का विशेष महत्व है। उन्नतशील प्रजाति के होते हुए भी यदि बीज की स्वस्थता पर ध्यान नहीं रखा गया तो उस जाति की उपज क्षमता होने के बावजूद भी अच्छी उपज नहीं मिल सकती। बुवाई हेतु गन्ने के बीजों की आयु 10 से 12 माह ही होना चाहिए। खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। 20 टन कंपोस्ट या गोबर की खाद या गंधकीय प्रेस मड या वर्मी कंपोस्ट 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयार करते समय ही डालकर मिला देना चाहिए। 180 केजी नाइट्रोजन, 80 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास का प्रयोग करते हैं। उसके साथ जो है जिंक सल्फेट 25 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से डाला जाता है कि जिससे कम से कम गन्ना की उपज हम लोग अच्छे तरह से जो है उसका हम लोग उत्पादन ले लें। 1 हेक्टेयर में जो बीज लगता है तो लग जाता है 60 से 70 कुंटल। अब हम लोग गन्ने को ट्रीट कैसे करते हैं, तो गन्ने को ट्रीट करने के लिए बीज उपचार शोधक दवा एक आती है जिसका नाम है कार्बेंडाजिम 50% WP। उसको जो है 112 ग्राम 112 लीटर पानी में घोल के 1 हेक्टेयर के लिए बीज उपचारित करते हैं। कम से कम उसको 5 मिनट तक उसमें डीप किए रहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग उससे निकाल के उसकी बुआई करते हैं। गन्ने की बुआई 2 तरह से की जाती है।
समान तौर पर तो है कृषक जो है ट्रेंच मेथड से करते हैं, जिसमें 2 रो 30 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, 9 इंच जो है गहराई होती है, उसमें जो हम लोग 2 रो में करते हैं। अगर किसान भाई अगर उसको सफसली के रूप में ले सकते हैं तो उसमें सफसली के रूप में मूंग उड़द भी इस समय लगाया जा सकता है। तो इस तरह से हम गन्ने की पैदावार और उड़द और मूंग की भी हम लोग खेती साथ में किया जा सकता है। गन्ने का टुकड़ा जो है 2 आंख का या 3 आंख का हम लोग करते हैं। अगर ट्रेंच विधि से है तो 2 आंख का ही हम लोग करें तो सबसे बेहतर है। 2 आंख के टुकड़ा होना चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग बुआई का कार्य प्रारंभ करते हैं। FRRB तकनीक, इस विधि में सीड ड्रिल रीजर द्वारा कम अवधि वाली फसलों को बेड पर बोकर कुंडों में से गन्ने की बुवाई कर सकते हैं, जिससे कुंड से कुंड की दूरी 2.5 से 3 फीट रखी जाती है। यह तकनीक अपने प्रदेश में भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि प्रदेश के किसान भाई रबी फसलों को काटने के बाद ज्यादातर किसान गन्ने की फसल की बुवाई करते हैं, जबकि इस विधि में समय से रबी की फसलों की बुवाई जैसे गेहूं, सरसों, चना, मसूर इत्यादि करके फरवरी में गन्ने की बुवाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन तकनीकों को आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के साथ संतुलित उर्वरकों के प्रयोग तथा समय पर किए जाने वाले प्रबंधनों को ठीक प्रकार से अपनाकर प्रदेश के किसान भाई गन्ने के साथ कम अवधि अंतरा सस्य फसलें लेकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जो किसान भाई लहसुन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में अभी कंदों का विकास हो रहा है और इस समय फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, तभी फसल से आप अच्छी उपज मिलेगी आपको। तो लहसुन की फसल में इन्हीं सब कार्यों को किस तरह करना है, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RK यादव से। किसान भाइयों, मैं आज आपको जो लहसुन की खेती है उसमें जो समस्याएं आती हैं कीट बीमारियों की, उसके बारे में बताना चाहता हूं। किसान भाइयों, लहसुन वैसे तो किसान भाई बहुत समय से करते आ रहे हैं, काफ़ी उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन लगातार जो समस्याएं आ रही हैं कीटों की या बीमारियों की, और उसके नियंत्रण में किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने जो लहसुन की फसल लगा रखी है वो इस समय अपनी बढ़वार की अवस्था पर होगी और उसमें कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप होगा, जिसके कारण फसल का वृद्धि और विकास रुक जाता है तथा लहसुन के कंद भी अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं और फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए इन रोगों का नियंत्रण करना जरूरी होता है। हम अगर बात करें जो फफूंदजनित ब्लाइट है, इस बीमारी में धब्बे बनने के साथ में पत्ता जो फसल के पौधे हैं वो पीले पड़ने लगते हैं और पीले पड़ने के साथ सूखकर वो पौधे खत्म हो जाते हैं। तो इस बीमारी के बचाव के लिए किसान भाई जो मैंकोजेब आता है वो 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद में वो इसी घोल का दोबारा बनाकर 15-20 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। जहाँ तक पाउडरी मिल्ड्यू, जिसमें सफ़ेद पाउडर पत्तों पे जम जाता है, उसके लिए जो भी सल्फर फफूंदनाशक है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर किसान भाई छिड़काव करें और इसके एक छिड़काव से ही किसान भाइयों को इसमें फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन छिड़काव तभी करें जब आप अपनी फसल पर सफ़ेद पाउडर पत्तियों पर देखें, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो दूसरी बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू में भी पत्तियों पर नीचे की साइड में धब्बे बन जाते हैं और एक उठी हुई सी उसमें बढ़वार दिखती है। उसके लिए किसान भाई मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी प्रयोग मिला सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोथेनोल एक और फफूंदनाशक आता है, किसान भाई उसका भी प्रयोग मिला सकते हैं। लहसुन की फसल में कई प्रकार के रस चूसक कीटों का भी आक्रमण होता है और ये कीट
लहसुन की पत्तियों से लगातार रस चूसकर उसे नुकसान पहुंचाते रहते हैं, जिसकी वजह से लहसुन की फसल पूरी तरह से बर्बाद होने लगती है और आगे चलकर ऐसी फसल से कम उत्पादन ही प्राप्त होता है। इसलिए इन कीटों का भी समय रहते नियंत्रण करें। लहसुन की फसल में थ्रिप्स की बड़ी समस्या आती है और इसके कारण थ्रिप्स जो नुकसान करता है, उसके अलावा वो कुछ बीमारी भी उसके साथ में फैलाता है। थ्रिप्स है, इसके अलावा माहू भी इसमें आता है। सूत्रकृमि की बड़ी समस्या रहती है इसमें। जो मकड़ी है, मकड़ी भी इसमें नुकसान करती है। तो इन सब के बारे में जानकारी ये है कि अगर इसमें आपकी फसल में थ्रिप्स या माहू आ रहा है, उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, आप जब फसल में घूमते हैं, तो उसके लिए आप जो कीटनाशक हैं, जैसे थायोमिथोक्सोम आता है, एस्टामेप्रिड पाउडर आता है, या फिर फिप्रोनिल एक और आता है, इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो किसान भाई 0.5 मिलीलीटर दवाई प्रति लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करें। और इस दवाई का छिड़काव आप फ्रिक्वेंटली लगातार 15-20 दिन के अंतराल पे करते रहें, क्योंकि ये जो कीट हैं, थ्रिप्स है, एफिड है, जेसिड है, जो रस चूसने वाले कीट हैं, ये लगातार हमारी फसल में पूरे साल भर बने रहते हैं। तो इन दवाइयों का प्रयोग आप लगातार करें। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि इन कीटों को प्रभावी रूप से नियंत्रण करने के लिए आप इसमें जैविक जो कीटनाशक हैं उनका भी समावेश करें, क्योंकि लगातार एक ही एक कीटनाशक का या रासायनिक का प्रयोग करने से उन कीटों में जो कीटनाशक है उनके प्रति लड़ने की एक जो क्षमता बन जाती है, उसको नहीं क्षमता बने, उसके लिए हमें जैविक कीटनाशक का इसमें समावेश करना पड़ता है। जैसे नीम का तेल है, नीम का तेल अगर हम बीच बीच में प्रयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल से ये कीट दूर रहेंगे। इसके अलावा जैसे मैं निमेटोड की बात की, तो निमेटोड के लिए हमें फसल जब हम जो इसके बल्ब हैं वो खेत में लगाते हैं, उससे पहले हमारे खेत में फोरेट आती है या फिर काबेफुरान, वो खेत में मिलाकर हम उसके बाद ही हम हमारी जो कंद हैं ये लगाएं, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारी फसल में निमेटोड की समस्या नहीं आती है। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था अभी, माइट की बड़ी समस्या रहती है। माइट अगर हम हमारी आंखों से देखें तो हमें हमारी फसल पे नज़र नहीं आएगी, और उसके द्वारा पत्तियों पे बारीक बारीक से धब्बे बनते हैं और पत्तियाँ सूखने लगती हैं और पौधा खत्म हो जाता है। उसके लिए जो बाज़ार में है प्रोपारजाइट नाम कीटनाशक आता है, ओमाइट के नाम से, वो 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी मिला घोल तैयार करें और खेत में छिड़काव करेंगे तो हमारे खेत से माइट की समस्या दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर हम ये जो तरीके मैंने बताए हैं आपको, जैविक और कीटनाशक का जो हम समावेश करके हमारे खेत में प्रयोग करेंगे, तो जो समस्या है आने वाली है, वो जो कीटनाशक या जो कीट खेत में आ रहे हैं, वो कीटों से हमारी फसल बचकर स्वस्थ रहेगी और हमारी फसल से उत्पादन बढ़कर हमको अधिक मुनाफा हम लोग कमा सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई आम के बाग लगाए हुए हैं, उनके वृक्षों पर इस समय बोर आने लगा है। अतः इन फल वृक्षों से अधिक फलत प्राप्त करने हेतु कौन कौन से करें जरूरी कार्य, इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक फल बागवानी विशेषज्ञ सत्येंद्र सिंह से। जो भी किसान भाई आम का बाग लगा रखे हैं, जिनका बाग 4 से 5 साल पुराना हो गया या इससे ऊपर का है, तो इस फरवरी माह में 2 चीजें होती हैं। पहले तो एक गहरी जुताई अपने बाग का जरूर कर लें, अक्टूबर नवंबर में भी कर लेते हैं। अगर बाग की जुताई लगभग 3 से 4 बार किए हों तो जो कीड़े पनपने वाले होते हैं मिट्टी में, वो तो नहीं पनपते। आम के बागों में इस समय कुछ हानिकारक कीटों का प्रकोप देखने में आता है, अतः इन कीटों का समय पर नियंत्रण न करने पर आगे चलकर इन फल वृक्षों से अच्छी फलत की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो कौन कौन से कीट इस समय आम के वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं तथा इन कीटों से कैसे नियंत्रण पाया जाए, आइए जानते हैं। सूट गॉल
और बेबर्स, 2 तरह के कीड़े लगते हैं। सूट गाल के लिए एक चीज यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो है मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास 2.5 ml माने 2.5 ml दवा किसी भी फंगिसाइड के साथ, फंगिसाइड रहेगा 1.5 ग्राम के करीब, वो आप एक बार छिड़काव कर दें। फिर जो है लीफ बेवर का कीट तो पलता है मिट्टी में, तो एक गहरी जुताई कर लें और एक छिड़काव के बाद 15वें दिन बाद यदि आपका मोजर पूर्ण रूप से बाहर आ गया है, यदि नहीं आया है तो क्लोरोपाइरीफास 2.5 ml और 2.5 ग्राम सल्फर दोनों मिक्स करके और अपने आम के बाग की खूब अच्छी तरह से धुलाई कर लें। तो 2.5 ml 1 लीटर के लिए, अगर पेड़ बड़ा है तो हो सकता है कि 25 लीटर 50 लीटर हो, उस हिसाब से उस रेशियो से आप अपने दवा को बढ़ा लेंगे और उस दवा को प्रयोग करके अपनी पूरी बाग की धुलाई करेंगे। आम के वृक्षों पर दाना बनने की अवस्था पर बाग में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी होता है, आइए जानते हैं। अब जब आपका बौर आ गया तो आप देखें कि दाने की सेटिंग, दाना निकलना, दाना बनना चालू होगा। और जब दाना बनना चालू हो तो एक दवा आती है प्लेनोफिक्स। किसान आता है, कहता है कि साहब हमारा जो है वो गिरने लगा है। आप ध्यान रखें कि जब दाना बनेगा, दाने की सेटिंग जब शुरू होगी, तब फिर हम बाग में पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। अगर जो किसान बाग में पानी लगाता हो वो अपना निश्चित रूप से पानी बंद कर दे इसी समय से। अभी बाग में किसी तरह का पानी नहीं लगाएंगे। दाने जब बनने लगे और मटर के दाने के बराबर दाने तैयार हो जाएं, तो वो प्लेनोफिक्स एक दवा आती है, वो 1 ग्राम दवा 10 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होता है। उसको घोल करके और उस दवा का छिड़काव करेंगे और दाना जब मटर के बराबर या उससे बड़ा हो जाए तो बाग की एक सिंचाई और ठीक लगभग 20 से 25 दिन बाद एक दूसरी सिंचाई करेंगे तो आपके बाग में अच्छा फलत आपको प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है उज्जैनी के कृषक घनश्याम जाट ने। यह पाली हाउस में टमाटर की खेती करने पर जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम जाटव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। और यहाँ पर मैं पाली हाउस में टमाटर की खेती कैसे की जाती है उसका विवरण देना चाहता हूँ। पाली हाउस में टमाटर बेमौसमी ढंग से की जा सकती है और अधिक उपज बाहर से करीब करीब 3 गुना उपज आप ले सकते हैं। साथ ही साथ टमाटर जो बाहर 3 महीना तक आप ले सकते हैं, पाली हाउस में आप 6 महीने तक ले सकते हैं और उसकी गुणवत्ता बाहर की अपेक्षा काफ़ी होती है। पैदावार भी 3 गुना होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो टमाटर पाली हाउस में लगाए जाते हैं उसमें किसी तरह की बीमारी, कीड़े मकोड़े आदि जल्दी नहीं हो पाते हैं। लेकिन पाली हाउस में टमाटर लगाने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था करनी पड़ती होती है, जैसे उसका टेम्परेचर, तापमान, आर्द्रता आदि को उचित ढंग से रखना पड़ता है। साथ ही साथ पानी एवं खाद भी नए तरीके से देना पड़ता है। जैसा आप देख रहे होंगे ड्रिप इरिगेशन, पौधों में ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करनी पड़ती है। उसके साथ साथ ड्रिप इरिगेशन से ही आपको पौधे में खाद देना पड़ता है। उचित मात्रा में खाद ड्रिप से ही दे सकते हैं। यदि आप अन्य ढंग से सिंचाई करते हैं तो खाद कम और ज़्यादा हो सकती है, जिससे पौधे पर कुप्रभाव पड़ सकता है। किसान भाइयों, यदि आप पाली हाउस में टमाटर या कोई अन्य फसल लेना चाहते हैं तो पाली हाउस के निर्माण पर केंद्र सरकार द्वारा 50% तक के अनुदान का लाभ ले सकते हैं।
अगर आप 1000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगवाते हैं तो आपको लगभग 5 लाख की कुल लागत लगानी होगी। खेती करने के पहले सबसे बड़ी चीज है कि पौध कैसे तैयार की जाए। जो सामान्य रूप से पौध तैयार करते हैं उस तरह के पौध अक्सर रोपण के समय मर जाते हैं। तो पौध एक पोट्रे होता है, उस पोट्रे कई उसमें खाने बने रहते हैं, जैसे 98 है, 150 है, इस तरह बहुत से खाने बने रहते हैं। उसमें बिना मिट्टी केवल खाद ही भरी जाती है और हर पोट्रे में ये गड्ढे होते हैं, उस गड्ढों में एक एक बीज लगाया जाता है। जब एक बीज एक गड्ढे में लगाया जाता है, वो प्लास्टिक के पोट्रे होते हैं, उसमें एक ही पौध तैयार हो। जब एक पौध करीब 30 दिन में तैयार हो जाता है और 30 दिन में तैयार होने के बाद एक पौध को उसको निकाल लिया जाता है, जो कि जड़ समेत निकलता है। इसमें कोई भी जड़ को सूखने का या डैमेज होने का चांस नहीं रहता है। उस पौध को आप पॉली हाउस में जो उसमें मेड़ बनाए जाते हैं उसमें लगाया जाता है और इसकी दूरी अक्सर 60 सेंटीमीटर लाइन टू लाइन और पौध से 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। जब ये करीब 45 दिन का पौध हो जाता है तो उसकी बहुत ही अच्छे ढंग से देखभाल की जाती है, क्योंकि टमाटर यह इनडिटरमिनेट टाइप का होता है, करीब 4-5 मीटर ऊपर लंबा होता है, जिससे उसकी उपज भी काफ़ी होती है। उसके लिए एक वैज्ञानिक तरीका है, उसमें 2 ही शाखा को हम ले जाने देते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए, पौध है, कई शाखाएं निकली, लेकिन हमने 2 शाखा को ही अलाउ किया ऊपर जाने के लिए। जब 2 शाखा को ऊपर अलाउ किया जाएगा तो धीरे धीरे पौध बढ़ेगा। जब ऊपर कई शाखा निकलेंगी तो उसमें भी हम उसकी पिंचिंग करते हैं, तोड़ देते हैं, फिर हम केवल 2 शाखा को ऊपर ले जाते हैं। जब 2 शाखा को धीरे धीरे ले जा करके ऊपर तक ले जाएंगे तो फल भी इसी तरह लगते रहेंगे। फल भी जैसा आप अभी चित्र के माध्यम से देखेंगे, और ज़्यादा आप यदि तोड़ेंगे नहीं, शाखा को नहीं तोड़ेंगे तो पत्तियां एक दूसरे पर आ जाएंगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम हो जाएगा और उसमें फल भी कम लगेगा, और फल जो भी लगेगा उसकी साइज भी छोटी होगी और गुणवत्ता वक्त नहीं हो पाएगा, और प्रोडक्टिविटी जो होती है, यील्ड जो होता है, वह कम हो जाता है। हम लोग ने यहाँ पर कई प्रजातियाँ लगाई हैं। कुछ प्रजातियाँ हाइब्रिड हैं, कुछ प्रजातियाँ कर्नाटक से ली गई हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई को लिए, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए, कौन सी वैरायटी अच्छी होती है। तो आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हिप्सोना, शहनशाह और भी अन्य वैरायटियाँ, उसके साथ साथ एक चेरी टमाटर है जो कि अंगूर के सेब की होती है, उसमें बीज कम होते हैं, आप वैसे भी खा सकते हैं। इसमें बहुत सी प्रजातियां ऐसी हैं जो कि गूदेदार हैं, उसमें जूस का जो मात्रा होता है वह ज़्यादा होता है, वह जूस के पर्पज से आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे टमाटर लगे हुए हैं जो आप यहाँ पॉली हाउस में चित्र देख रहे हैं, जिसको आप सलाद के रूप में या सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। और आपको पॉली हाउस में टमाटर लगाने के लिए एक ही अच्छा तरीका है कि इसकी जो वातावरण है, टेम्परेचर है, आर्द्रता है, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। साथ साथ इंसेक्टिसाइड या कोई फंजीसाइड का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में डालिए और जब ज़रूरत है तभी डालिए। जो पोषक तत्व है, कोशिश पूरी होनी चाहिए कि ये ड्रिप के माध्यम से देना चाहिए, और 1 लीटर पानी पर दिन में ही टमाटर को देना चाहिए जब शुरू की अवस्था में। जब यदि बड़ा हो जाता है, गर्मी में भी टमाटर आप ले जाते हैं, जैसे मार्च या अप्रैल के महीने में, तो 2 से 3 लीटर प्रति पौधे में पानी की आवश्यकता होती है। खास करके जब फल बड़े होते हैं तो उसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। कैल्शियम को भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा या ड्रिप इरिगेशन से देना पड़ेगा। इसमें पोटास, नाइट्रोजन शुरू की अवस्था में ज़रूरत होती है, पोटास की अवस्था होती है जब ये पकने लगता है, और कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है जब ये पकने लगता है, जिससे टमाटर का जो शेप होता है, साइज होता है, गुण होता है, वह अच्छा हो जाता है।
अतः टमाटर को अच्छी तरीके से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन और भी अन्य चीज़ें जो यहाँ बताई गई है उसको करना आवश्यक होता है। जैसे गर्मी के महीने में आप देखते हैं टमाटर 70 से 80 रुपया किलो हो जाता है, लेकिन क्या गर्मी के महीने में आप टमाटर बाहर लगा सकते हैं? नहीं। लेकिन जो पॉली हाउस है, पॉली हाउस में कई तरह के पॉली हाउस होते हैं। जैसे हाईटेक पॉली हाउस है जहां आप खड़े हैं, वह किसी भी विषम परिस्थिति में आप पौध को लगा सकते हैं। कुछ पॉली हाउस ऐसे होते हैं जो नेचुरली वेंटिलेटेड होते हैं, उसमें इस तरह के तमाम जो चीज़ें लगी हुई हैं, फैन पैड सिस्टम, फॉगर एंड स्प्रिंकलर आदि की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें आप थोड़ी दिन तक ही पौधे लगा सकते हैं। तो बाहर पौधे आप गर्मी में या टमाटर का वो ले नहीं सकते हैं, पैदावार नहीं ले सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस में आप ले सकते हैं और आमदनी ज़्यादा पा सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ग्रीष्मकालीन भिंडी की अधिक उपज देने वाली किस्में व बुवाई तकनीक। दुधारू पशुओं का नस्ल सुधार कर बढ़ाएं दूध उत्पादन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।